प्रस्तुतकर्ता नया दंत कांति सेंसिटिव, दांतों की सेंसिटिविटी में दे इंस्टेंट रिलीफ। प्रायोजक पतंजलि गाय का देसी घी खाएं, मिलावट के जहर से अपने मासूम बच्चों व परिवार को बचाएं। कामधेनु नेक्स्ट डबल रिब TMT बार, नेक्स्ट जनरेशन इंटरलॉक स्टील और पतंजलि दिव्य जल, देश का पानी हर बूंद में शुद्धता। एमसीडी चुनाव के लिए मतदान जारी। शाम 4 बजे तक 45% हुई वोटिंग, 5:30 बजे तक होगी वोटिंग। एमसीडी चुनाव में दिग्गजों ने किया मतदान। केजरीवाल बोले भ्रष्टाचारी नहीं, शरीफ को वोट दें। बीजेपी ने किया पलटवार। रिटेल डिजिटल रूपी पर बैंकों की राय। एसबीआई के चेयरमैन दिनेश खारा ने कहा गेम चेंजर साबित होगा रिटेल डिजिटल रूपी। भारत वर्सेस बांग्लादेश के बीच पहला वनडे। भारत ने बांग्लादेश के सामने रखा 187 रन का लक्ष्य। और पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान का सबसे बड़ा कबूलनामा। बोले बाजवा ने धोखा दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। में हूं आपके साथ भावना दिलीप चंदवानी। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर नजर डालेंगे, लेकिन आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एमसीडी चुनाव के साथ। तो दिल्ली नगर निगम में सुबह से ही वोटिंग जारी है। दिल्ली वालों की दिल्ली में हम देख रहे हैं कि सुबह से जो है लोग बढ़ चढ़कर मतदान कर रहे हैं। वोट डालने के लिए, अपना अधिकार जताने के लिए लोग जो है वो सुबह 8 बजे से निकल पड़े हैं। जैसे जैसे दिल्ली में सूरज की रोशनी बढ़ रही है और तापमान बढ़ रहा है, दिल्ली का सियासी पारा भी चढ़ने लगा है। क्या आम क्या खास, सभी लोग बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, डॉक्टर हर्षवर्धन, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, साथ ही मनजिंदर सिंह सिरसा, प्रवेश शर्मा, अजय माकन और दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने आज मतदान किया है। ये 6 तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां दिग्गजों ने मतदान किया। हालांकि दिल्ली में पड़ रही सर्दी की वजह से मतदान धीमा चल रहा है। पिछले चुनाव के मुकाबले कम लोग वोट डालते नजर आए, लेकिन दिल्ली जो है वो दिल वालों की है। उम्मीद है कि देर से ही सही अपना कर्तव्य जो है वो दिल्ली वाले निभाएंगे। तो इस पर ज्यादा जानकारी लेने के लिए आपको सीधा ले चलते हैं। हमारे साथ दिल्ली से शुभांग ठाकुर और अनुष्का गर्ग जुड़ चुकी है। सबसे पहले अनुष्का, मैं आपके पास आना चाहूंगी। हम देख रहे हैं कि सुबह से ही जो है मतदान शुरू है और दिल्ली में सर्दी के वजह से थोड़ा सा धीमा मतदान हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने अपना कर्तव्य पूरा किया है। आधा घंटा जो है अभी भी बाकी है। इसमें मतदान कितना होता है ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा, लेकिन अब तक कितने प्रतिशत वोटिंग हुई है और साथ ही अब भी जहां आप खड़ी हैं वो क्षेत्र कौन सा है दिल्ली का, कितने प्रतिशत वोटिंग हुई है? जी बिल्कुल, सबसे पहले भावना मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं दिल्ली के सुभाष नगर में मौजूद हूँ। यहाँ पर अगर मैं सिर्फ इस क्षेत्र की बात करूँ तो यहाँ पर जो पोलिंग परसेंटेज है इस बूथ की जहाँ पे मैं खड़ी हूँ 44.06% है। हालांकि पूरी दिल्ली में अभी तक का जो पोलिंग परसेंटेज है वो 45% तक रहा है। बीते दिनों के पिछले साल के मुताबिक, पिछले साल के जो इलेक्शंस है, जो लास्ट इलेक्शंस हुए थे एमसीडी के, उसके मुकाबले ये अभी कुछ कम है। हालांकि सर्दी इसके पीछे का कारण नहीं माना जा सकता, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सबसे ज्यादा जो वोट करने जो लोग हमें यहाँ पर दिखे हैं वो ज्यादातर बुजुर्ग वर्ग के रहे हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा माना जाता है कि बुजुर्गों को ही ठंड का ज्यादा असर होता है, मगर उसके बावजूद यहाँ पर जितने ज्यादा वोटर्स थे जो यहाँ पर आए थे वो बुजुर्ग वर्ग के रहे हैं। मैं आपको सुभाष नगर के पोलिंग बूथ की एक तस्वीर दिखाना चाहूंगी। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर अभी भी जो वोटर्स है उनकी कतार लगी हुई है। लगातार यहाँ पर लोग जो है वो वोटिंग करने आ ही रहे हैं। इसके बावजूद यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगी कि आधे घंटे बचे हैं बस वोटिंग को लेकर के, जिसमें लोग अपना मतदान कर सकते हैं। सिर्फ आधे घंटे बचे हैं। कुछ वोटर्स हमारे साथ हैं जो अभी वोट करके आए यहाँ पर। चलिए सीधा चलकर उनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या है सर? दीपक, आपने वोट कास्ट कर दिया? कर दिया। अच्छा, क्या कुछ मुद्दे रहे थे इस बार आपके? मुद्दे यही हैं, लोकल जो पार्षद के रहते हैं, सफाई का और डेली झाड़ू का, और जो यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर्स हैं, पार्किंग्स हैं, गाड़ियों की व्यवस्था सही रखने के लिए लाइट्स वगैरह हैं। चलिए ये तो हमने बातचीत कर लिया आपसे। अब ये बताइए कि आने वाली जो सरकार जो भी सत्ता में आएगी एमसीडी के, उनसे क्या कुछ उम्मीदें होंगी आपकी?
देखिए, उम्मीद तो यही है कि काम तो कभी ख़त्म होते नहीं है। तो जितने भी यहाँ पे ब्लॉक्स हैं, जितने भी हैं, उसकी और ब्यूटिफिकेशन कैसे किया जाए, कैसे और अच्छा बनाया जाए, रहने लायक बनाया जाए। धीरे धीरे थोड़े थोड़े जोन बनेंगे तभी ये कुछ बढ़िया सिटी बन पाएगी। तो आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम अश्विनी है। अच्छा, आप भी वोट डाल के आ गए? अच्छा, क्या कुछ मुद्दे रहे थे आपके? मुद्दे यही है, दिल्ली हैज़ बिकम नाउ मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी। तो पहले तो वही काम करना पड़ेगा कि दिल्ली के जो पोल्यूशन है वो कम हो, बिकॉज सांस जो ले रहे हो तो ठीक होनी चाहिए। क्या कुछ मतलब उम्मीदें हैं आपकी जो भी पार्टी यही वोट है पर? कि जो भी पार्टी आए वो एक्चुअली एमसीडी के प्रोसेसेस जो है वो थोड़ा इजी करे जनता के लिए, जैसे लैंड वगैरह का है या नक्शे वगैरह पास करने में बहुत टाइम लगता है, तो वो थोड़ा इजी करे, ऑनलाइन करे, दैट इज बेटर आई थिंक। आपका नाम क्या है मैम? मधु। मधु। हम देख रहे हैं आप यहाँ वोट कास्ट करके आई हैं। Yeah. क्या कुछ मुद्दे रहे थे? एक्चुअली आई वांट इक्वालिटी। मुझे मेन मुद्दा यही है कि इक्वालिटी होना चाहिए, चाहे सरकार कोई भी आए, बट इक्वालिटी में रहे और जो भी जैसा भी सब कह रहे हैं उसी अकॉर्डिंगली। आपका नाम क्या है सर? संदीप बहल। संदीप बहल। आप देख रहे हैं हम वोट डालकर आए हैं। क्या कुछ मुद्दे रहे थे आपके? नहीं, मुद्दे तो वही है जो अपने चलते हैं, और कोई मुद्दे तो कोई है नहीं यहाँ पे, बस वही मुद्दे। उम्मीदें क्या क्या है इस बार जो पार्टी है वो किस तरीके का काम करके दिखाए? जो भी जीतेगी वो ठीक करेगी काम, इससे ऊपर क्या कर सकते हैं। अच्छा, आपका नाम क्या है सर? भूषण कुमार। अच्छा, आप भी वोट डालकर आ गए? हाँ जी, वोट डाल। अच्छा, क्या कुछ मुद्दे रहे थे? मुद्दे यही होने चाहिए, बस जब जो भी पार्टी आए पूरी मतलब पूरे इलाके शुमार में पूरा अच्छा काम करके दिखाए। सड़कें होगी, कमेटी हॉल हो गई, ये अपने क्या कहते हैं पार्क हो गए। अभी तक कोई पार्क बना नहीं है, जो अभी जो पार्टी थी कोई पार्क में कुछ नहीं बना। अब देखते हो क्या होता है, जो नई पार्टी आती है क्या कर दिखाती है हमें। तो आप देख रही है भावना किस तरीके से अलग अलग लोगों की अलग अलग परेशानियां रही, अलग अलग लोगों की अलग अलग उम्मीदें भी रही कि जो भी पार्टी बिल्कुल सत्ता में अनुष्का, आए तो वो हमने एक तरीके देखा से कि दिल्ली मुद्दों क्या पर जो इन सब ने वोट डाला है। और सबसे महत्वपूर्ण बात हम देखें तो इस चुनाव में बुजुर्गों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लेकिन साथ ही दिल्ली के इस चुनाव के दौरान 90,000 से ज्यादा युवाओं ने भी वोटिंग की है। तो जो पहली बार वोटिंग हुई है युवाओं के तरफ से, उनका उत्साह कैसा रहा, उनकी क्या उम्मीदें हैं सरकार से? जी बिल्कुल, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स थे जब यहाँ पर आए, जब उनसे हमने बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पर हमको यही कहा कि वो क्योंकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं तो सबसे पहले जो डेमोक्रेटिक कंट्री की जो खूबसूरती है वो कहीं ना कहीं इसमें भी छिपी है कि वहाँ के जो लोग हैं, जो वहाँ के सिटीजन्स हैं, किस तरीके से अपना वोटिंग का राइट का इस्तेमाल करते हैं। जनता एक तरीके से वोट को ही अपना ताकत मानती है। तो जो भी युवाएं यहाँ पर आए थे वोट डालने के बाद एक तरीके से बहुत ज़्यादा एम्पावर्ड महसूस कर रहे थे। उन्होंने बातचीत के दौरान हमसे ये भी कहा कि वो चाहते हैं कि और भी जो नए नवयुवक हैं वो यहाँ पर जागरूक हो और बाहर निकल कर आए और सबके ऊपर वोट भी कास्ट करें, अपनी मनचाही पार्टी को जिताए, क्योंकि वोट ही तय करती है कि किस तरीके की सरकार कहाँ पर आके बनती है, जिसका फायदा या नुकसान सभी को उठाना पड़ता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अनुष्का हमारे साथ जुड़े रहिए। अब आपको सीधा ले चलते हैं, शुभांग ठाकुर भी है हमारे साथ। शुभांग, हम देख रहे हैं कि एमसीडी पर पिछले 15 सालों से बीजेपी की सत्ता है और साथ ही आम आदमी पार्टी ने भी काफी कोशिशें की हैं, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी ने अपनी 10 गारंटी रखी है। साथ ही बीजेपी ने 15 सालों में जो कामकाज किया उसे देखते हुए लोगों के बीच क्या चर्चा हो रही है? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर भी जो 5 साल थे वो बीजेपी के ही अंदर थे, क्योंकि यहाँ पर पार्षद जो थे वो बीजेपी के थे। इस वक्त अगर मैं आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करूँ, आप देख सकते हैं आधा घंटा शेष बचा है, उसके बावजूद लगातार जो है यहाँ पर वोटिंग चल रही है। हम देख सकते हैं सुबह से हम ये देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पर लोग जो है वोट करने के लिए आ रहे हैं, चाहे बड़े बुजुर्ग हो, चाहे फर्स्ट टाइम या सेकेंड टाइम वोटर्स हो या अन्य और लोग हो, वो सभी लोग लगातार जो है वोट डालने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी जो लोगों की यहाँ पर समस्या है, जो आपने बात की कि 15 साल में क्या काम रहा है, उसके बावजूद मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर कुछ खड्डे आपको दिखाई देंगे, उस खड्डे में पानी भरा हुआ है। ऐसे खड्डे जिनमें नालियों में सिल्ट निकालने का काम पूरा नहीं होता है, उसके बाद उनमें बरसात के समय पानी भर जाता है, जिसके चलते जो सड़कें हैं वो कच्ची हो जाती हैं और ये एक बड़ी समस्या लोगों के लिए बन जाती है, जो कि इस वक्त यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या अगर मैं आपको दिखाऊं, आप दूसरा देख सकते हैं कि यहाँ पर कचरा कूड़ा हर तरफ जो है वो पड़ा हुआ है। तो लोगों की सबसे बड़ी एक समस्या यहाँ पर ये उन्होंने बताई कि घरों के बाहर कचरे का जो है घर नहीं बनाया गया है, तो कचरा फेंकने की कोई जगह नहीं, जिसके बाद लोग गलियों में ही जो है पूरा कचरा यहाँ पर फेंक देते हैं। आप देख सकते हैं छोटी छोटी पतली पतली संकरी गलियाँ हैं यहाँ पर। तो ऐसे में जो है आबादी बहुत ज़्यादा है लोगों की यहाँ पर। आप देख सकते हैं हर तरफ जो है सड़कों पर कहीं पर भी बाइकें खड़ी हैं, साइकिलें खड़ी हैं। तो पार्किंग की भी एक बड़ी समस्या यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। ये उत्तम नगर का इलाका है, वार्ड नंबर 114, और लगातार हम जो लोगों से बात कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनका यही कहना है कि समस्या यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। समस्या के निर्माण
के लिए समस्या के निवारण के लिए ही वो लोग यहाँ पर वोट डाल रहे हैं। उसके बावजूद जो उनकी समस्याएं हैं वो पूरी तरीके से सॉर्ट नहीं हो पाई हैं। तो इसको देखते हुए देखिए यहाँ पर और भी लोग हैं, आप बताइए क्या समस्या है? बहुत ज़्यादा समस्या है सर। कूड़े के लिए तो लेकर के यहाँ पे कूड़े के लिए कहीं भी डालने के लिए जगह ही नहीं है सर। इसी वजह से सारा कूड़ा जो है रोड पे ही पड़ा हुआ और इसका निवारण भी कुछ नहीं है, आप बस वोट कर रहे हैं। कुछ भी निवारण नहीं है सर। इतना जनता परेशान है कि हद से ज़्यादा परेशान है जनता। और आपका क्या कहना होगा? सर मैं प्रधान हूँ यहाँ का, होम बिहार का, लेकिन जो इतनी समस्याएं है ना, अगर आप किसी गली में अगर झाड़ू लगा भी दिया, कूड़ा इकट्ठा भी कर दिया, तो कोई उसको उठाने के लिए नहीं आता है। वो फिर थोड़ी देर में जो ना हवा में जो ना फिर फैल के दोबारा फैल जाएगा। गाड़ी यहाँ पर आती नहीं है। अब विधायक जी का हमारा कहना है कि 5 गाड़ी है, 5 में से सिर्फ 2 एक्टिव हैं, 3 गाड़ी आती ही नहीं है। एक हफ्ता जो ना हो जाता है। हम रिक्वेस्ट करते रहते हैं यहाँ के जो लोग कार्यकर्ता उनसे कोई भी बोलते रहते हैं, लेकिन कोई हमारी सुनता नहीं है। कूड़े की समस्या तो बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर। और क्या बड़ी समस्या है यहाँ पर? एक कूड़ादान कहीं पर नहीं है। अगर कूड़ा उठा करके अगर मान ले कुछ आदमी गली वाले कूड़ा वाड़ा लगा लेते हैं, उनको अपने जो है पेड़ लगा लेते हैं, तो वो कूड़ा कहाँ पर जा करके डाले? एक ये भारी समस्या है कि कूड़ा वो डाले तो डाले कहाँ पर। एक ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे जो ना क्षेत्र के अंदर। और पानी की निकासी की बहुत बड़ी समस्या है। आप बताइए भाई जी, ये उत्तम नगर विधानसभा नहीं है। ये नरक विधानसभा है। नरक, सीवर, ब्लॉकिंग, पता नहीं क्या क्या सारी। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखें तो समस्याएं काफी है और इन समस्याओं का निवारण करने के लिए ही दोनों पार्टियां जो है वो अब मैदान में है। कौन कितना इसका निवारण करता है ये देखना तो महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन फिलहाल जो वोटिंग हम देख रहे हैं, उत्साह थोड़ा कम है, लेकिन उसके बावजूद अगले आधे घंटे में दिल्ली वाले पूरी तरीके से वोट करेंगे, यही हम उम्मीद रखते हैं। और साथ ही आने वाले वक्त में दिल्ली के दिल में कौन है और एमसीडी चुनाव का राजा कौन बनेगा, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। फिलहाल शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आइए अब आपको दिखाते हैं टेक्नोलॉजी से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा वशिष्ठ और आप देख रहे हैं टेक टॉप 10। आज के इस एपिसोड में हम लेकर आए हैं आपके लिए टेक की दुनिया की सबसे बड़े 10 अपडेट्स। माइक्रोसॉफ्ट के लेटेस्ट लैपटॉप से लेकर कॉर्निंग के लेटेस्ट गोरिल्ला ग्लास एडिशन तक। चलिए देखते हैं इस बार टेक की दुनिया में क्या क्या हुआ लॉन्च। कॉर्निंग ने लॉन्च किया गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2। ये एक न्यू ग्लास कॉम्पोजिशन के साथ लॉन्च किया गया है जो कंक्रीट जैसी रफ सर्फेसिस पर इम्प्रूव्ड ड्रॉप परफॉर्मेंस के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें अप टू 1 मीटर ऑन 80 ग्रिट और अप टू 2 मीटर ऑन 180 ग्रिट ड्रॉप परफॉर्मेंस मिलेगी। साथ ही इसमें हाई रिटेन्ड स्ट्रेंथ, शार्प कॉन्टैक्ट डैमेज जैसे फीचर्स भी ऐड किए गए हैं, जिससे प्रोडक्ट्स की ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज होगी। अमेज़फिट ने लॉन्च की अपनी प्रीमियम मल्टी स्पोर्ट जी-बेस स्मार्ट वॉच अमेज़फिट फैल्कन। एयरक्राफ्ट ग्रेड T4 टाइटेनियम यूनिबॉडी वाली ये वॉच कोरोजन प्रूफ क्रिस्टल ग्लास स्क्रीन के साथ आती है। इसके साथ इसमें 150 बिल्ट इन स्पोर्ट्स मोड, AI पावर्ड स्मार्ट कोचिंग एल्गोरिथम, ट्रेनिंग स्पोर्ट और ट्रायथलॉन मोड जैसे फीचर्स भी हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने इंडिया में लॉन्च किए 2 नए लैपटॉप्स, सर्फेस 5 और सर्फेस प्रो 9। सर्फेस 5 में 13.5 और 15 इंच डिस्प्ले, इंटेल 12th जेन कोर प्रोसेसर्स और डॉल्बी विजन IQ जैसे फीचर्स हैं। वहीं अगर हम बात करें सर्फेस प्रो 9 की, तो इसमें 13.3 इंच पिक्सल सेंस डिस्प्ले, 2 वॉट डॉल्बी एटमॉस स्पीकर सेटअप और गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन है। OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने अपनी ऐप पर लॉन्च किए 3 नए मोबाइल गेम्स, डिवॉल्वर डिजिटल का 3 किंगडम्स, नियोविस का कैट्स एंड सूप और रोग गेम्स का हेलो किटी हैप्पीनेस परेड। ये गेम्स सब्सक्रिप्शन वाले मेंबर्स के लिए ही अवेलेबल होंगे। हाइब्रिड वर्कर्स के लिए लॉजिटेक ने लॉन्च किए 2 नए प्रोडक्ट्स, ब्रियो 500 वेबकैम्स और जोन वाइब हेडफोन्स। ये दोनों प्रोडक्ट्स हाइब्रिड वर्कफ्लो को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किए गए हैं। ब्रियो 500 वेबकैम्स इनोवेटिव माउंटिंग सिस्टम्स, शो मोड और बिल्ट इन सेंसर से लैस हैं। वहीं जोन वाइब हेडफोन्स बिजनेस ग्रेड परफॉर्मेंस के साथ आते हैं और काफ़ी लाइट वेट भी हैं। 2022 Q3 में दुनिया की सबसे बड़ी स्मार्ट वॉच मार्केट बनी इंडिया। ईयर ओवर ईयर में इंडियन स्मार्ट वॉच मार्केट 171% ग्रो की है, जिसके पीछे सबसे बड़ा रीजन माना जा रहा है इंडिया के फेस्टिव सीजन को, जिसमें कई होम ग्रोन ब्रांड्स ने अफोर्डेबल वॉचेस निकाली। इसमें टॉप ब्रांड्स रहे एप्पल, नॉइज, फायरबोल्ट और सैमसंग जैसे ब्रांड्स।
HP ने रिसेंटली लॉन्च की अपनी 2022 की गेमिंग लैंडस्केप रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के मुताबिक इंडियंस गेमिंग को अब एक सीरियस करियर ऑप्शन की तरह देखने लगे हैं। इस इवेंट में PC गेमिंग लैंडस्केप पर भी फोकस किया गया। रिपोर्ट फाइंडिंग्स के मुताबिक 68% गेमर्स PC प्रेफर करते हैं। एडिशनली निको पार्टनर्स की एशिया 10 रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन गेमिंग मार्केट इंक्लूडिंग मोबाइल एंड PC गेमिंग सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट है। Redmi Note 12 सीरीज जल्द हो सकती है भारत में लॉन्च। नोट सीरीज के इंडियन मार्केट में 8 साल पूरे होने पर Xiaomi इंडिया CMO अनुज शर्मा ने एक्सक्लूसिवली जी बिजनेस को बताया कि Note 12 सीरीज भारत में बहुत जल्द आने वाली है और ये जो सीरीज है ये 5G एनेबल्ड भी होगी। कंपनी के मुताबिक अब Redmi 5G डिवाइसेस और मिड प्रीमियम सेगमेंट पर अपना फोकस रखेगी। WhatsApp ने फाइनली मैसेज योरसेल्फ फीचर रोल आउट करना शुरू कर दिया है। ये फीचर पहले सिर्फ बीटा वर्जन्स पर अवेलेबल था, पर अब ये सारी डिवाइसेस के लिए धीरे धीरे आ जाएगा। शुरुआत के लिए WhatsApp ने ये फीचर डेस्कटॉप ऐप के लिए ही लॉन्च किया है। हाल ही में ब्लू बगिंग के खतरे को लेकर एक्सपर्ट्स ने किया सावधान। ये एक ब्लूटूथ हैकिंग टाइप है जिससे कोई भी ब्लूटूथ एनेबल्ड डिवाइस हैक किया जा सकता है। अगर आप अपने फ़ोन का ब्लूटूथ ऑन रखते हैं तो आसानी से इसके ज़रिए आपका फ़ोन हैक किया जा सकता है। ब्लूटूथ ऑफ या अनडिस्कवरेबल रख के आप अपने फ़ोन को और अपने डिवाइसेस को सेफ रख सकते हैं। तो ये थी टेक की दुनिया की सबसे बड़ी खबरें। अगले हफ्ते आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए आप देखते रहिए जी बिजनेस। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फिलहाल हम डिजिटल करेंसी के दौर में जी रहे हैं। इस डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल करने के लिए अब सरकार ने QR कोड को लॉन्च कर दिया है। ये QR कोड क्या है, इस QR कोड का कैसे इस्तेमाल किया जाता है, आइए हम आपको दिखाते हैं। हमारे संवाददाता सौरभ पांडे की ये स्पेशल रिपोर्ट। भारत की अपनी डिजिटल करेंसी लाने की तैयारी लगभग पूरी हो गई है। RBI ने CBDC के जरिए जो है डिजिटल करेंसी की तैयारी लगभग पूरी कर दी है। आपको हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर किस तरह से जो है CBDC द्वारा जो है ये QR कोड जो है उसको फिक्स किया गया है ताकि जो है पेमेंट सिस्टम को आसान बनाया जा सके। आपको ये बता दें कि ये जो QR कोड है ये फिलहाल जो है पायलट टेस्टिंग प्रोजेक्ट पर है और जो इसका अंतिम रिजल्ट होगा वो कुछ अलग भी होने की संभावना है। आइए सीधा इन्हीं दुकानदारों से समझते हैं कि जब इनसे बात किया गया था, जब ये QR कोड लगाए गए थे तो इनसे क्या कहा गया था। दादा हम समझना चाहेंगे कि ये जो आपने QR कोड लगाए हैं किसने लगाए हैं और आपसे क्या कहा गया था, क्या कोई ऐप डाउनलोड करने की बात कही गई थी? हाँ सर, ऐप डाउनलोड करने की बात कही गई थी। वॉलेट की तरह ऐप आएगी, उसका नाम कुछ ये RBI HDFC वॉलेट, जैसे कि अपने बैंक अकाउंट का वो खाता रहता है, पेटीएम का जो जैसे रहता है वैसे ही ये RBI का ये जो भी है HDFC डिजिटल रुपी का ये जो लगाया उसका ही रहेगा। तो इसमें क्या है कि जैसे 18 से लेकर लास्ट 1000 तक या 500 2000 तो 18 से लेकर 2000 तक इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। और इसमें क्या है, आज नहीं तो कल भविष्य में भी ये नोटों का वो हो सकता है, चोरी चपाटा सब बंद हो सकता है। अपने हाथ में पैसा नहीं भी हो तो काम चल सकता है जी, ऐसा कहा गया है जी। तो आपने जिस प्रकार सुना कि यहाँ पर जो है कैश करेंसी का इस्तेमाल, जो पेपर करेंसी है वो ज़ीरो हो जाएगा और टोटली जो है फुल डिजिटल करेंसी पर सब डिपेंडेंट हो जाएंगे। कई बैंकिंग दिग्गजों का मानना है कि CBDC का जो डिजिटल करेंसी है वो एक गेम चेंजर साबित होगा और उम्मीद है कि ग्राहकों का और मर्चेंट्स का जो है इस डिजिटल करेंसी को खूब सारा प्यार मिलेगा। मुंबई से वीडियो जर्नलिस्ट अशोक सोनावने के साथ सौरभ पांडे, जी मीडिया। तो इसी डिजिटल करेंसी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 1 दिसंबर को डिजिटल रूपी का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है। इस पायलट प्रोजेक्ट को फिलहाल 4 शहरों में चलाया जाएगा। 8 बैंकों के तहत इस प्रोजेक्ट को चलाया जा रहा है। ये पायलट प्रोजेक्ट होने की वजह से आने वाले दिनों में आपको कई बदलाव इसमें नजर आएंगे, लेकिन ये बदलाव हमारे और आपके लिए रहेंगे। इसी पायलट प्रोजेक्ट का आने वाले वक्त में कैसे इस्तेमाल होगा, डिजिटल रूपी जो होगा ये हमारे लिए और हमारे देश के लिए कैसा गेम चेंजर साबित होगा, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। और इसी पर IDBI फर्स्ट बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के MD और CEO का क्या है कहना, आइए आपको दिखाते हैं। CBDC रिटेल की अगर मैं बात करूं, इसे बहुत हिट पायलट प्रोजेक्ट बताया जा रहा है। आम लोगों के लिए अगर समझना हो कि CBDC रिटेल UPI या डिजिटल पेमेंट से किस तरह से अलग है, अगर आप बता सकते हो। मेन थिंग, आप CBDC को आप UPI से कंपेयर ना करें। UPI भी इंस्टेंट है, ये भी इंस्टेंट है। इसको आप कैश से कंपेयर कीजिए।
जैसे आप बैंक से कैश निकालते हैं, इसकी जगह पे आप डिजिटली कैश निकाल के आप वॉलेट में लोड कर रहे हैं। तो आप कैश से कंपेयर कीजिए, कैश से। कितने लिमिट तक की ट्रांजैक्शंस के लिए होगा, क्योंकि ये स्मॉल रिटेल ट्रांजैक्शंस का था, कितने लिमिट की? देखिए, जैसे वैद्यनाथ जी ने कहा कि ये पायलट प्रोजेक्ट है और बहुत ही ज़रूरी है कि जब भी बदलाव हो रहा हो तो हम बदलाव के साथ चलें। तो ये तो निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि CBDC जो है कब एक मेन स्ट्रीम करेंसी बन जाएगी, परंतु जब भी अनिश्चितता हो तो बहुत आवश्यक है सेंट्रल बैंक के दृष्टिकोण से भी और जो भी मार्केट प्लेयर है उनके दृष्टिकोण से भी कि वो टेक्नोलॉजी के साथ चलें, ताकि जिस भी दिशा में टेक्नोलॉजी जाए आप उसके साथ जो है उसका लाभ उठा पाएँ। इस बार बैंक्स क्या अपना बजट्स भी इंक्रीज करेंगे, बिकॉज सब कुछ डिजिटाइज हो रहा है, सो कहीं ना कहीं हैकिंग और उसका खतरा भी बढ़ रहा है, सो साइबर सिक्योरिटी को लेकर, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर? नथिंग इन CBDC आई थिंक RBI ने फंटास्टिक काम किया, इतने लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी लगाए, तो इस टोटल पीस ऑफ माइंड। एंड वैसे भी ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे है, इसका ट्रेसेबिलिटी होता है हर कॉइन का, हर रुपए का। इनफैक्ट अगर आप बाई चांस अगर आप रुपए खो दें, अब सपोजिंग आपने वॉलेट खो दिया, तो इसमें जो पैसे गायब हो गए, लेकिन इन द रियल वर्ल्ड, सॉरी इन द डिजिटल CBDC वर्ल्ड, अगर आपके पास डिजिटल करेंसी, अगर आपका मोबाइल फ़ोन खो भी गया तो दूसरे मोबाइल फ़ोन पे फिर आप डाउनलोड करके, क्योंकि करेंसी अभी बैंक के पास है, वो आपके जेब से गुम नहीं हो जाएगा। सो इट इज़ मोर सिक्योर देन कैश, मोर सिक्योर। आप कह रहे हैं कि अगर मेरे का भी है, क्योंकि आप करेंसी में जेब में कितने पैसे रख लोगे, लेकिन CBDC में तो डिजिटल पैसा है। सो कन्वीनियंट भी है, सेफ भी है। मुझे लगता है कि इसमें एक बहुत बढ़िया यूज़ केस है। खबर मुंबई के ओशिवरा से है। मुंबई के ओशिवरा में एक इमारत में लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बिल्डर की मनमानी इतनी है कि बिल्डर ने सारे ही रूल्स की धज्जियां उड़ा दी है। देखिए इस रिपोर्ट को। महाराष्ट्र सरकार लोगों को बेहतर जीवन देने के लिए झुग्गी झोपड़ियों का रीडेवलपमेंट कराती है। इस रीडेवलपमेंट को जो बिल्डर करते हैं उन्हें फ्रेश सेल के लिए जगह दी जाती है, जिस पर निर्माण करके वो निजी तौर पर घरों की बिक्री करते हैं। लेकिन अक्सर SRA के फ्लैटों और निजी फ्लैटों में जमीन आसमान का अंतर नजर आता है। मामला है पश्चिमी मुंबई के ओशिवारा इलाके का। यहाँ सहयोग होम्स के नाम के बिल्डर की मनमानी के चलते SRA की इमारत के करीब 189 घरों की नींद उड़ी हुई है। बिल्डर ने इमारत के कॉमन पैसेज को लोहे के शिकंजों से कैद कर दिया है। यहाँ रह रहे लोगों को डर है कि इससे बड़ा हादसा हो सकता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जाली का, रास्ता बंद है, इस वजह से बहुतों को परेशानी होती है। अगर बाई चांस कहीं खुदा न खास्ता कुछ हादसा हो गया तो बहुत से आदमी मरेंगे। मामले की गंभीरता को समझते हुए लोगों ने फायर डिपार्टमेंट में शिकायत दर्ज कराई। फायर डिपार्टमेंट ने इमारत का निरीक्षण भी किया और बिल्डर को नोटिस जारी कर दिया। नोटिस में बिल्डर को 30 दिन के भीतर सारी अनियमितताओं को ठीक करने को कहा गया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बिल्डर को 2 साल पहले भी नोटिस मिल चुका है, लेकिन मनमानी के चलते सहयोग होम्स ने फायर डिपार्टमेंट को ठेंगा दिखा रखा है। शिकायतकर्ता का कहना है कि सेल बिल्डिंग में ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में बिल्डर ने तमाम नियमों की अनदेखी की है। ये सिर्फ एक बिल्डिंग, वो भी इसका मैटर इसलिए ज़्यादा सीरियस था क्योंकि इसमें पैसेज में उन्होंने MS ग्रिल इंस्टॉल कर दी थी। अगर पूरी बिल्डिंग्स का, पूरे जितने वहाँ पे बिल्डिंग्स है उसका पूरा इंस्पेक्शन हो गया इनके प्रोजेक्ट का नगर सर, तो पूरे सारी के सारी बिल्डिंग्स को फिर सील कर दिया जाएगा। अभी ये नोटिस जो इशू है उसमें उनको 30 डेज़ का टाइम दिया कि अगर उन्होंने ये प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लिए तो इनकी बिल्डिंग को अनसेफ डिक्लेयर करके सील कर दिया जाएगा, उनके लिए इलेक्ट्रिसिटी और वाटर कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दिए जाएंगे। गौरतलब है कि 2019 में देश भर में इमारतों में 11,000 से अधिक आग लगने के मामले हुए हैं, जिनमें 57% हिस्सा रेजिडेंशियल इमारतों का है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि फायर विभाग नोटिस भेजने के बाद भी कार्रवाई करने से क्यों हिचक रहा है। इतनी अनियमितताओं के बाद भी इस तरह की इमारत को स्थानीय निकायों से मंजूरी कैसे मिल जाती है? क्या सरकार को किसी बड़े हादसे का इंतजार है? दीपक यादव, जी मीडिया, मुंबई। तो हाल ही में हम देखें तो सबसे महंगे शेयरों की लिस्ट जारी की गई है। इस लिस्ट में न्यूयॉर्क और सिंगापुर का नाम सबसे आगे है और साथ ही भारत के 3 शहर भी इस लिस्ट में शामिल है। देखिए इस रिपोर्ट को। आपने अक्सर बड़े बूढ़ों को कहते सुना होगा कि चकाचौंध की कीमत भी चुकानी पड़ती है। कुछ शहरों के मामले में ये बात सटीक बैठती है। न्यूयॉर्क और सिंगापुर जैसे शहरों की चकाचौंध पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करती है। लेकिन अगर आप इन शहरों में रहना चाहते हैं तो आपको काफी ज्यादा जेब ढीली करनी होगी।
वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे जारी हुआ और इस रिपोर्ट के मुताबिक सिंगापुर और न्यूयॉर्क सबसे महंगे शहरों में टॉप पर हैं। दोनों को ही नंबर 1 रैंकिंग मिली है। इसके बाद इजराइल का शहर तेल अवीव आता है। टॉप 10 में हांगकांग, लॉस एंजलिस, ज्यूरिख, जिनेवा और सैन फ्रांसिस्को समेत पेरिस, सिडनी और कोपनहेगन भी शामिल है। इस साल दुनिया के 172 प्रमुख शहरों में रहने की औसत लागत 8.1% बढ़ी है। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि यूक्रेन में युद्ध और कोरोना महामारी का असर भी कई शहरों की रैंकिंग पर दिखा है। इसी वजह से दुनिया के सबसे महंगे शहरों की लिस्ट में इस साल बड़ा उलटफेर हुआ है। पिछले साल रैंकिंग में सबसे ऊपर रहने वाला तेल अवीव इस बार तीसरे पायदान पर पहुंच गया है। सबसे बड़ा बदलाव रूस की राजधानी मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग की रैंकिंग में हुआ। बढ़ती महंगाई के मामले में दोनों की रैंकिंग क्रमशः 88 और 70 अंक ऊपर खिसकी है। वहीं भारत की बात करें तो इस लिस्ट में 3 शहर शामिल हैं। बेंगलुरु 161वें, चेन्नई 164वें और अहमदाबाद 165वें स्थान पर है। भारत का कोई भी शहर टॉप 100 में शामिल नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत समेत कई एशियाई देशों में बचत की प्रवृत्ति की वजह से यहां की लागत में सिर्फ 4.5% की औसत वृद्धि हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आप अगर इन शहरों में रहते हैं तो आपको अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। इस खबर के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जी बिजनेस। नमस्कार।